दौरा नक्याल किस्त दुवम तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। एक मखमसा। मेरे मेज़बान ने बड़ी चाह से मुझे नक्याल आने की दावत दी और लाहौर में उनके भांजे ने मुझे बड़ी मोहब्बत से नक्याल जाने वाली बस में सवार किया। लेकिन यहां आकर मैं एक मखमसे का शिकार हो गया। ये नक्याल है आफतपुर थकियला है। हर तरफ इस इलाके के लिए नक्याल ज़बान ज़द आम था। बस कंडक्टर अपना गला फाड़ फाड़ कर नक्याल 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 पुकार रहा था। लाहौर से नक्याल जाने वाली मरकजी शाहराह पर जो संग मील इस्तादा देखे उन पर नक्याल की मुसाफत दर्ज थी। हर सवारी के मुंह पर नक्याल की सदा थी। लेकिन नक्याल पहुंचकर सरकारी तख्तियों पर फतेहपुर थकियला नविश्ता दिखाई दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नस्ली एतबार से नक्याल गुज्जर बरादरी की एक ज़ैली शाख है, जबकि थकियला राजपूतों की एक ज़ैली शाख है। इन दोनों का गठजोड़ समझ से बाहर है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने अपने मेज़बान जनाब बोस्तान चौधरी साहिब से इस्तफसार किया कि वो इस मुअम्मे को हल करें। आपका ताज्जुब बजा है, उन्होंने गाड़ी चलाते हुए कहा। असल कहानी यह है कि तकसीम से पहले ज़िला पूंछ में एक नामवर शख्सियत सरदार फतेह मोहम्मद खान करीलवी रहा करती थी। इस वक्त पंजाब और कश्मीर पर डबगिरा सिखों का राज कायम था, जबकि नक्याल मकबूजा कश्मीर के ज़िला पूंछ की सब डिवीज़न मंडेर में शामिल था। सरदार साहिब का ताल्लुक मौजूदा नक्याल की यूनियन काउंसिल करेला मुजहान से था। वो 1934 से 1947 तक इस असेंबली के रुकन रहे और अपने इलाके के लोगों की बेलोस खिदमत करते रहे। उन्होंने आज़ादी का परचम बुलंद किया और अपने इलाके को डोगरों के चुंगल से आज़ाद करवा कर दम लिया। ये अलग बात है कि आज़ाद शदा मंडेर बाद में हमारी फौज की नालायकी से हिंदुस्तानी अफवाज के कब्जे में चला गया। बोस्तान साहिब की गुफ्तगू जारी थी। मैं एक तरफ नक्याल के कुदरती मनाजिर से महजूज हो रहा था, दूसरी तरफ बोस्तान साहिब इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो फरमा रहे थे कि असेंबली का रिकॉर्ड शाहिद है कि सरदार साहिब ने हमेशा अवामी मुफादात को तरजीह दी और छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े मसाइल को असेंबली के फोरम पर उठाया। सरदार फतेह मोहम्मद खान कुरीलवी की सियासी जिंदगी का कमाल ये था कि वो तमाम तबकात को साथ लेकर चलने के हुनर से बखूबी आशना थे। उन्होंने अपने गांव और इलाके में तमाम बरादरियों, बिलखुसूस छोटी बरादरियों का साथ दिया, उनको शनाख्त दी और हमेशा उनकी हौसला अफजाई की। कायदे अज़म जब 1944 में कश्मीर के दौरे पर आए तो कायद के हिफाजती दस्ते में सरदार फतेह मोहम्मद खान कुरीलवी भी शामिल थे। 1970 में उन्होंने सियासत से अमलन किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने बेटे सरदार सिकंदर हयात को सियासत के मैदान में उतार दिया। सरदार साहिब ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को यूनियन काउंसिल के मेंबर से वजीर आजम तक सियासी मनाजिल तय करते देखा। ये एजाज रियासत जम्मू और कश्मीर के किसी सियासतदान को नसीब नहीं हुआ। उनकी बेलौस खिदमात के बदले में उनके नाम को नक्याल के साथ लाहिके के तौर पर अब लगाया जाता है। हमारी गाड़ी मजान की तरफ रवां दवां थी। मौसम खुंक था, सूरज अपने जोबन पर चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। कुरीला मजान नक्याल की 7 यूनियन काउंसिलों में से एक यूनियन काउंसिल है। रास्ते में एक से एक खूबसूरत मनाजिर दिखाई दे रहे थे। एक खूबसूरत मंजर को देखकर मुझे गुमान होता कि शायद ये सबसे खूबसूरत मकाम है, लेकिन आगे इससे ज्यादा खूबसूरत मकाम आ जाता। मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। यही वजह है कि वादी कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहा जाता है। मोहब्बत भरा नाश्ता। 20 मिनट का सफ़र करके हम मजान पहुंच गए, जहां सरदार नदीम जहांगीर सदर अंजुमन ताजरान नक्याल हमारे मुंतज़िर थे। सरदार साहिब पहली नज़र में ही बहुत भले मांस लगे। वो वाकई में बहुत नफीस इंसान हैं। उन्होंने मुस्कुराते चेहरे के साथ गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया। उनके घर के अतराफ में चनार के चेतनारी ऊंचे ऊंचे दरख्त बहुत बादब इस्तादा थे। वो बुज़बान खुश कह रहे थे, आपका वादी नक्याल में स्वागत है। ये एक बहुत घना जंगल था। फिजा में इतनी खामोशी थी कि झींगर की झंगार, चिड़िया की चूं चूं, पहाड़ी कोवी की मोटी और भद्दी काएं काएं, मक्खियों की भिनभिनाहट और मुर्गों की कुक्कड़ों को वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। किसी किस्म की गाड़ी का शोर यहां सुनाई नहीं दे रहा था। घर के करीब ही एक पहाड़ी दरिया बह रहा था, जिसकी तिलातिम खेज लहरों की कुदरती मुसीकी कानों में रस घोल रही थी। दिल कर रहा था कि मैं दुनिया और माफिया से गाफिल होकर यहाँ एक कुटिया बनाकर तारिक दुनिया हो जाऊं। मैं अभी अपनी ख्याली दुनिया की कुटिया की तामीर कर रहा था कि सरदार साहिब हाजिर हो गए।
नाश्ते की मेज को अपने कुशादा सहन की चिमनी में बिछा दिया और कुर्सियां लगा दें। मेरा जिस्म सर्दी से कपकपा रहा था, इसलिए सरदार साहिब ने मेरी इस कमजोरी को भांपते हुए नाश्ते का इंतजाम बैठक में करने के बजाय बाहर खिले आसमान तले कर दिया और मेज पर देसी ग़िज़ाओं को चुन दिया। नाश्ते में इतनी असनाफ की देसी अशिया मौजूद थीं कि हम तमाम अशिया को चख भी ना सके। नाश्ते के लवाजमात में देसी घी, मक्खन, देसी अंडे, पालक, दूध, चाय, शहद और मकई और आटे के पराठे शामिल थे। उन परोठों पर मक्खन का लेप किया गया था, जिसकी महक खाने से पहले मुंह में पानी ला रही थी। पुरसुकून रुत और पुरफजा माहौल ने इस नाश्ते के मज़े को दोबाला कर दिया। 12 घंटे के तवील सफ़र के दौरान में मेरा गला खुश्क हो चुका था और मैं सर्दी से ठिठुर रहा था। इस मोहब्बत भरे नाश्ते का एक एक लुक़मा और एक एक घूंट ग़िज़ायत और जायके से भरपूर था। चाय की प्याली हाथ में थामे में नीलगों आसमान को देख रहा था और अल्लाह की हम्द कर रहा था। चाय की हर चुस्की न सिर्फ मेरे खुश्क गिले को तर कर रही थी, बल्कि गरमाइश की एक लहर पूरे जिस्म में सरायत करती जा रही थी। चाय के हर घूंट में गाय के खालिस दूध की चाशनी एक फरहत बख्श एहसास दे रही थी। नाश्ते के लवाजमात में कश्मीरी तर्ज पर पकाया गया साग एक मुनफरिद ही जायका और नखत लिए हुए था। ये साग इस तरह पकाया गया था कि इसकी डंडियां और पत्ते चबाते हुए मुंह में आते तो खाने की इश्ता में इजाफा होने लग जाता। ये साग फौलादी अज्जा, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस से भरपूर था। देसी घी के लेप की हुई मकई की रोटी का हर लुकमा साग के साथ मिलकर मेरी हड्डियों में तवानाई का एहसास पैदा कर रहा था। सरदार साहिब बेला के मेहमान नवाज शख्सियत हैं, वो मेरी प्लेट को खाली होने ही नहीं देते थे। जैसे ही मैं सैर होने लगता, वो तवाज़ो का मुजाहरा करते हुए मेरी प्लेट को दोबारा से भर देते। देसी घी में तला हुआ अंडा बकरे के मग़ज़ का जायका दे रहा था। अलगर्स ये नाश्ता हर लिहाज से एक यादगारी नाश्ता था। पिनचुकी का मुशाहिदा। नाश्ते के बाद सरदार साहिब ने अपने घर की खेती बाड़ी का मुशाहिदा कराया। वहां बकसरत साग उग रहा था। जमीन बहुत ज़रखेज़ थी। यही साग उन्होंने हमें नाश्ते में तनावुल करने के लिए पेश किया था। उनका घर पहाड़ी टीले पर वाक़े था। हम ढलनी रास्ते से नीचे उतर कर सड़क पर आए, जहां ठाठे मारता पहाड़ी दरिया बह रहा था। दरिया के किनारे एक तरफ पुलिस चौकी थी और उसके साथ सरदार नदीम साहिब की पिनचुकी थी। ये चुकी पानी के बहाव की कुव्वत से चल रही थी। सरदार साहिब खुसूसी तौर पर इस चुकी का मुशाहिदा करवाने के लिए हमें यहां लाए थे। हम इस पिनचुकी में खिले हुए किवाड़ से अंदर दाखिल हुए। ये एक छोटा नीम तारीक कमरा था। खिड़की और रोशनदान से सूरज की किरणें कमरे को मुनव्वर कर रही थीं। कमरे का एक हिस्सा 6 फुट गहरा था, जहां पत्थर के 2 बड़े बड़े पाटों के दरमियान मकई का आटा पीसा जा रहा था। पत्थर के भारी भारी उन पाटों को एक पंखा, प्रोपेलर, चला रहा था, जो इस इमारत के नीचे से गुजरने वाले पानी से तेज तेज घूम रहा था। ये एक किस्म का टरबाइन था। जिस जगह चुकी के पाट हरकत कर रहे थी, वो जगह सतह जमीन से 6 फुट गहराई में थी। बुस्तान साहिब जीने से उतर कर चुकी के करीब चले गए और मुझे इशारा करके बताने लगे, ये पिन चुकी है और ये देखिए कि कैसे यहां मकई का आटा पीसा जा रहा है। इस कमरे में एक वहशतनाक गड़गड़ाहट और एक लर्जा था। ये वैसा ही लर्जा और इर्तियाश था जैसे जलजले के वक्त जमीन में पैदा होता है। गड़गड़ाहट की ये सदा नए आदमी के लिए इंतहाई नागवार और नाकाबिल बर्दाश्त होती है। ये एक रोबदार आवाज होती है। जंगली भैंस से जब अफ्रीका के सरसब्ज वसी मैदानों में शेर से बचने के लिए भागते हैं तो एक भगदड़ मुझ जाती है और जमीन लरस जाती है। इस चुकी की आवाज भी इस मजहर के मुशाबे थी। इसके अलावा चुकी के फर्श के नीचे से पानी के तेजी से बहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इस कमरे में मकई के आटे के ज़र्रात हवा में मुंतशिर थे, जिसकी वजह से सांसें मकई के आटे की ताज़ा और गर्म बोए खुश से मुअत्तर हो गई थी। पिन चुकी की इस सैर के बाद हमने सरदार साहिब से रुखसत ली। सरदार साहिब ने हमें खाली हाथ जाने नहीं दिया और एक बोरी मकई का आटा हमारी गाड़ी में रखवा दिया। ये उनकी सखावत का मुंह बोलता सबूत था। इस मौका की मुनासबत से मुझे इस्माइल मीरठी की एक नज़्म याद आ गई, जो मैं क़ारीन की नज़र करता हूँ। धन की पूरी है काम की पकी, बैठती तो नहीं कभी थक कर, तेरे पहिए को है सदा चक्कर, पीसने में लगी नहीं कुछ देर, तूने झटपट लगा दिया आका ढेर, लोग ले जाएंगे समेट समेट, तेरा आटा भरेगा कितने पेट, भर के लाते हैं गाड़ियों में इनाज, शहर के शहर हैं तेरे मोहताज, तो बड़े काम की है ए चुकी।
کام کو کر رہی ہے تے چکی۔ ہماری اگلی منزل بالا دھڑا ٹھڈیلا تھی جہاں ہم نے چودھری مکھن دین گجر مرحوم کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی تھی۔ باقی اگلی قسط میں پڑھیے۔